We are going to study discuss about the 2 marks question that are asked in the previous GTU papers. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो GTU में ऑलरेडी पूछे गए हैं. सो फर्स्ट इज द राइट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. ओके ऊर्जा સંચયનો સિદ્ધાંત લખો. તો ઊર્જા સંચયનો સિદ્ધાંત શું છે? What is the statement of energy conservation? So energy cannot be destroyed, nor it can be generated, but it can be transformed from one form to another form. તો ઊર્જા સંચયનો સિદ્ધાંત શું છે કે ઊર્જાને ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી કે તેનો નાશ કરી શકાતો નથી, પરંતુ તેને એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. યાની કે એનર્જી કેન નોટ બી પ્રોડ્યુસ્ડ નોર ઇટ કેન બી ડિસ્ટ્રોયડ, બટ ઇટ કેન બી ટ્રાન્સફોર્મ ફ્રોમ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके तो आपको તમારે એક્ઝામમાં આટલું જ લખવાનું છે કે ઊર્જાને ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી કે તેનો નાશ કરી શકાતો નથી, ફક્ત એનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. બરાબર. જ્યારે બી આ ક્વેશ્ચન 2 માર્ક્સમાં પૂછાય તો આનાથી વધારે લખવાનું જરૂર જ નથી. તમે જો વધારે એડ કરવું હોય તો એમ લખી શકો છો કે એક ફોર્મમાંથી બીજા ફોર્મમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે, યાની કે કેમિકલ એનર્જી જે છે તો એનામાંથી બીજી એનર્જીમાં આને કન્વર્ટ કરી શકાય છે. બરાબર. બટ એનો નાશ થતો નથી. ટોટલ જે ઉર્જા છે એનો જે જથ્થો છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહે છે. ઓકે નાઉ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ વાય સ્ટાર્ટર ઇઝ નેસેસરી ઇન ડીસી મોટર. So first of all we discuss about the starter. After that what you have to write that we will see. Okay एक बार अपन starter के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद क्या लिखना है आपको इस आंसर में वो मैं बता देती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर क्या होता है और उसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग. तो जो स्टार्टर है उसका मेन फंक्शन क्या है कि जब भी ओवरलोड कंडीशन होती है या तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, तब जो मोटर होती है उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है. ओके सेकंड थिंग कि जब भी डीसी मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उस टाइम पे जो करंट होता है, स्टार्टिंग करंट, इट इज़ वेरी हाई. ओके जो स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से मोटर भी डैमेज हो सकते हैं. बराबर. तो ये जो करंट है उसको लिमिट करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर को कनेक्ट किया जाता है. ओके तो एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है. अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो उसके लिए आपको उसके सिर्फ 2 ही फंक्शन है वो ही मेंशन करने हैं. फर्स्ट उसका जो फंक्शन है वो आपको लिखना है to limit starting high current in DC motor, and second function is protection against short circuit or overload condition. ओके तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा कि जो डीसी मोटर में जो हाई स्टार्टिंग करंट है उसको रिड्यूस करने के लिए, और दूसरा जो फंक्शन है वो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशंस हैं उस टाइम पे उसके प्रोटेक्शन के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है. अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है ओके कि वाई स्टार्टर इज़ नेसेसरी इन डीसी मोटर, तो 3 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई स्टार्टिंग करंट हाई क्यों होता है मोटर में. ओके तो अगर 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे कि जब भी अपन मोटर यूज़ करते हैं ओके तो मोटर में जो इक्वेशन है ईएमएफ का वो क्या मिलता है, E इज इक्वल टू V प्लस आई ए आर ए. ओके यानी कि V इज़ द सप्लाइड वोल्टेज, आई ए इज़ द आर्मेचर करंट एंड आर ए इज़ द आर्मेचर रेजिस्टेंस. ओके अब जब भी मोटर को स्टार्ट किया जाता है उस टाइम पे मोटर जो होती है उसकी स्पीड 0 होती है
ओके, अगर मोटर है उसकी स्पीड 0 होती है तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, यानी बैक ईएमएफ ईबी विल बी 0। तो अगर आप ये जो इक्वेशन है V इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर ए, उसमें से अगर आई ए को सब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, तो इक्वेशन आपको क्या मिलेगा कि आई ए इज इक्वल टू वी बाय आर ए। ओके, तो करंट जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। तब जैसे ही वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आर ए की वैल्यू है, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो बहुत कम रहती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही मोटर स्टार्ट करते हो आप, तो करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ओके, और वो वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि उसकी वजह से जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए ये जो करंट है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि लिमिट में लाने के लिए स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। ओके, अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो उसके 2 ही फंक्शन लिखने हैं। 3 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन वाई स्टार्टिंग करंट इज हाई। नाउ थर्ड, एक्सप्लेन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसके अंदर सिर्फ आपको उसका इक्वेशन ही लिखना है कि K इज इक्वल टू V2 बाई V1 इज नॉन एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, where V2 is the secondary voltage and V1 is the primary voltage. Next is write the function of commutator in DC generator. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटर क्या होता है, वो क्या कर, कम्यूटर का मेन फंक्शन क्या है। ओके, 2 मार्क्स में तो सिर्फ आपको उसका फंक्शन ही लिखना है कि जो जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो एसी होता है। तो ये जो एसी ईएमएफ है उसको डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट करने का काम कम्यूटेटर करता है। ओके, तो कम्यूटेटर का फंक्शन 2 मार्क्स में क्या लिखना है आपको कि जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ जनरेट होता है वो एसी होता है, तो वो जो एसी ईएमएफ है उसको डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज़ की एप्लीकेशन में आप क्या लिखोगे, तो डीसी सीरीज़ मोटर है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलता है और स्पीड है वो उसकी कम रहती है। तो मोस्टली डीसी सीरीज़ मोटर है वो ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, लिस्ट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो लिस्ट आउट करने हैं। ओके, तो इसको याद रखने के लिए हम सबसे पहले बैक ईएमएफ का इक्वेशन आपको याद रखना है। ओके, ई बी इज इक्वल टू 5ZNP बाई 60A। ओके, तो अगर आप इसमें से ये जो इक्वेशन है उसमें से एन को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो, ओके, तो कौन कौन सी क्वांटिटी बाकी रह जाती है, वो सभी क्वांटिटी को आप स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो उसमें फर्स्ट आएगा फ्लक्स। अगर आप फ्लक्स को कंट्रोल करते हो तो मोटर की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, फाई यानी कि फ्लक्स, जेड यानी कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग या तो उसको डिज़ाइनिंग के टाइम पे ही आपको फिक्स कर देना होता है। पी यानी कि नंबर ऑफ पोल, ए यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स एंड सप्लाइड वोल्टेज। तो दीज आर द फैक्टर्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो ये जो फैक्टर्स है उसको कंट्रोल करके डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज इन केवीए। ओके, ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों रखा जाता है। तो मशीन में बाकी के जो इक्विपमेंट्स है उसमें से मोस्टली मोटर्स है, उन सब में जो रेटिंग्स है वो KW में आते हैं, यानी कि किलो वॉट, जबकि ट्रांसमिशन में
ट्रांसफार्मर में उसके जो रेटिंग है वो केवीए में आते हैं। तो केवीए जो है वो अपरेंट पावर का यूनिट है। ओके, अब ट्रांसफार्मर की जब डिज़ाइनिंग की जाती है तो उस टाइम उसकी जो डिज़ाइन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, कि जब भी उसकी डिज़ाइन करते हैं तो वो किस लोड के लिए बनाया जाता है उस पर वो डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इसकी वजह से आप कोई भी लोड हो, रेजिस्टिव लोड हो, लीडिंग पावर फैक्टर वाला लोड हो, यानी कि कैपेसिटिव हो, इंडक्टिव लोड, कोई भी लोड को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आउटपुट पावर जो है वो इस लोड पे डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का, जब भी ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो पावर होता है उसको वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में से दूसरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहुँचाता है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो अगर उसका रेटिंग हम केवी में रखते हैं मीन्स कि इट विल not depend upon the type of the load, and because of that transformer ratings is in kVA. Next one is the types of the DC generator. DC जनरेटर के टाइप आपको लिखने हैं। तो DC जनरेटर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। सॉरी, अगर इसमें आपको 2 मार्क्स से पूछा है तो भी आपको पूरा उसका लिखना पड़ेगा। तो उसमें आपको सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा कि जो मेन टाइप्स है डीसी जनरेटर के वो 2 टाइप के हैं। उसमें आएगा सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा आएगा सेपरेटली एक्साइटेड। उसमें जो सेल्फ एक्साइटेड आएगा उसके अंदर सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड जनरेटर। ओके, जो कंपाउंड जनरेटर है उसमें भी 2 टाइप्स आएंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब उसमें भी आगे 2 टाइप्स आएंगे, वो आएंगे लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। तो आपको ये पूरा उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, सिर्फ उसके नाम ही लिखने हैं। नेक्स्ट वन इज द व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ मोर एज कम्पेयर टू डीसी जनरेटर। ओके, तो जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है वो डीसी जनरेटर से ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले जो डीसी जनरेटर है उसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखने जाए तो उसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर, यानी कि इट हैविंग रोटेटिंग पार्ट। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ये रोटेटिंग बॉडी है तो उसकी वजह से जब भी वो रोटेट होता है तो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, एयर लॉसेस होते हैं। तो इसकी वजह से डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी है वो कम रहती है क्योंकि उसमें लॉसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर जो है वो पूरा स्टैटिक डिवाइस है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो उसकी वजह से उसके जो लॉसेस है वो कम रहते हैं और उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो डीसी जनरेटर के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रहती है। एंड जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी 96% भी एफिशिएंसी रहती है। So this is the reason why efficiency of transformer is more as compared to DC generator.